नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसको हमने 3 टॉपिक में डिवाइड किया था। पहला था हमारा हार्ट, दूसरा था ब्लड और तीसरा था ब्लड वेसल्स। तो हमने ब्लड के भी बारे में सारी चीज़ें जान ली हैं, हमने हार्ट के बारे में भी लगभग चीज़ें जान ली हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हिंदी में इनको कहेंगे रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड वेसल्स की या रक्त वाहिनियों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के जो फादर हैं, जो जनक हैं, वो कहलाते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का फादर कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु इज स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज व्हाट एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब इसी से मिलते जुलते 2 टर्म और आपको जान लेना चाहिए जो कि आजकल मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। पहला है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी और दूसरा है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी। तो आप इन दोनों वर्ड में देखेंगे कि इन दोनों वर्ड में एनजीओ वर्ड का यूज हुआ है, दोनों ही शब्दों में एनजीओ का यूज हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही वर्ड किससे संबंधित है? ब्लड वेसल से संबंधित है। तो ये अगर हमारी ब्लड वेसल हो गई तो एंजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इस ब्लड वेसल में कहाँ पास ब्लड के फ्लो में अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसका जब हम मशीन द्वारा पता लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी। टू डिटेक्ट द हर्डल्स प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंजियोग्राफी। और इन हर्डल्स को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल कभी कभी जमा हो जाता है जिसके कारण ब्लड के फ्लो में हर्डल उत्पन्न होती है। तो उस कोलेस्ट्रॉल का, उस चीज़ का पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं और उसे रिमूव करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो ये हो गया एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो अगर मैं एंजियोग्राफी को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि ब्लड वेसल में उपस्थित अवरोध का पता लगाने की टेक्निक। ठीक है, ये क्या है? ये है एंजियोग्राफी। और मैं अगर एंजियोप्लास्टी के बारे में लिखना चाहूं तो ब्लड वेसल में उपस्थित अवरोध को दूर करना। ठीक है, ये है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं किसकी? ब्लड वेसल्स के टाइप्स के बारे में। तो अगर हम ब्लड वेसल्स के टाइप के बारे में बात करें तो बॉडी में ब्लड वेसल 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, बॉडी में कितनी? 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। पहला होती है हमारी धमनी, इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्टरी। दूसरा होता है सिरा, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेन्स। और तीसरा होता है केशिकाएं, इंग्लिश में इनको कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये 3 प्रकार की
ब्लड वेसल जो हैं वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अगर हम धमनी की बात करें, तो ये हार्ट से ओरिजिनेट होकर ऑर्गन में कैपिलरीज के पास खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? कैपिलरीज के पास खुलती हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कैसा? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड, या इसी को हम हिंदी में कहें तो शुद्ध रक्त, या हम और कहें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जब ब्लड प्लस ऑक्सीजन साथ में हो तो उसको कहेंगे प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। तो धमनियों में हमेशा कैसे ब्लड का प्रवाह होता है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड प्योर या शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, एक्सेप्ट एक धमनी अपवाद है। मतलब एक धमनी को छोड़ के शरीर में एक धमनी ऐसी पाई जाती है जिसमें शुद्ध रक्त ना बह के अशुद्ध रक्त बहता है, और ये मैं आपको बता चुका हूं। उस धमनी का नाम है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त नहीं, कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसकी चर्चा हम हृदय में कर चुके हैं। जिसको अगर इसके बारे में डिटेल जानना हो तो वो पीछे वीडियो हृदय का जाके देख सकता है, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। तो फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तीसरा, अगर हम इसके कलर की बात करें, इस धमनी के कलर की बात करें या रंग की बात करें, तो इसका जो रंग होता है वो होता है चटक लाल रंग, यानी कि ब्राइट रेड कलर, ब्राइट रेड इन कलर। ठीक है। और ये बॉडी में अंदर साइड होती हैं, दे आर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी। ठीक है, मतलब बाहर से अगर देखोगे आप तो दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें धमनी के बारे में, तो इसकी जो दीवार होती है, अगर हम इसकी दीवार की बात करें तो इसकी जो दीवार होती है यानी कि वॉल होती है, ये मोटी होती है। ठीक है, थिक वॉल्ड होती है धमनी। कैसी होती है? थिक वॉल्ड। और अगर हम इसके ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन मतलब गुहे की बात करें, तो इसकी गुहा जो होती है वो पतली होती है, यानी कि थिन होती है। अगर मैं डायग्राम से बनाना चाहूं कुछ, तो ये जो बाहर की लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये वाली जो लेयर होती है मिडिल वाली, इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। और ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। तो देखिए, इसकी बॉल जो होती है ये थिक बॉल होगी, और ये बॉल कितनी लेयर्स में होंगी? ये 3 लेयर्स में होंगी, 3 लेयर्स में होती है। ठीक है, ट्यूनिका सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाली को ट्यूनिका मीडिया, और मध्य वाली को ट्यूनिका इंटरना के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी ल्यूमेन है। ल्यूमेन कैसी होती है धमनी की? पतली होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये तो हो गई धमनी की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें धमनी में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी तो सबको पता है और ये बात हो भी चुकी है। जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है
महाधमनी। जैसे देवों के देव महादेव, वैसे धमनियों की धमनी महाधमनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एओर्टा। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। और महाधमनी में भी उदर महाधमनी, अगर क्वेश्चन पूछ ले कौन सी महाधमनी सबसे बड़ी है, तो उदर महाधमनी। महाधमनी में भी एक होती है उदर, इसको कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जिसको महाधमनी या उदर महाधमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनियों का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी। तो अब इसके कार्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्य की, फंक्शन ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो धमनियों का कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। धमनी का कार्य क्या है? रक्त को हृदय से शरीर को के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, ये हो गया हमारा धमनी। अब आइए हम बात करते हैं किसकी? शिरा की। सेम चीज जैसे हमने धमनी के बारे में देखा, वैसे ही हम बात करेंगे शिरा के बारे में। शिरा के बारे में अगर बात करें तो यह अंगों में कैपिलरी से, कहां से? कैपिलरी से ओरिजिनेट होकर हृदय में खुलती है। कहाँ खुलती है? हृदय में खुलती है। ठीक है, इसमें हमेशा कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जैसे धमनियों में क्या होता था? शुद्ध रक्त का, इसमें हमेशा कैसा होगा? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये जस्ट अपोजिट है। धमनी और शिरा अपने कार्यों में जस्ट अपोजिट है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? यहां अशुद्ध रक्त का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है तो उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तीसरी चीज, इसका रंग कैसा होता है? कलर कैसा होता है? इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, नीले कलर की होती है। और आपको बॉडी में ऊपर दिख भी जाएगी, ये जो दिख रही हैं ये सारी शिराएं हैं। ठीक है, जो बॉडी में, जबकि धमनियां इनसाइड द बॉडी होती हैं। ठीक है, वो आपको दिखती नहीं है। ठीक है, नीले कलर की होती है धमनियां, नीले कलर की क्या होती है? शिराएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके दीवाल की, ठीक है, दीवाल की या वॉल, तो ये थिन वॉल्ड होती हैं। कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड। जैसे हमारी धमनी हुआ करती थी थिक वॉल्ड, ये होती थिन मतलब पतली। और अगर हम इसके ल्यूमेन की बात करें, यानी कि गुहा की बात करें, ल्यूमेन की बात करें, तो इसकी ल्यूमेन जो होती है वो बड़ी ल्यूमेन होती है, बड़ी। तो ल्यूमेन कैसी है? लार्ज ल्यूमेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं कुछ इसको बनाऊं तो इसमें ल्यूमेन क्या है? बड़ी होगी, और वॉल क्या होगी? थिक होगी, थिन होगी। ये आपकी ल्यूमेन हो गई, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया, ये लेयर्स हो गई, और ये जो हो गई ल्यूमेन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसके कार्य की अगर हम बात करें, इसके कार्य की, शिराओं की कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अशुद्ध रक्त को, ठीक है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाना। टू कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, अब शिरा में भी क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? सबसे बड़ी शिरा, बॉडी की सबसे बड़ी शिरा। तो बॉडी की सबसे बड़ी शिरा को बात करें अगर, तो उसको हम कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेना केवा। ठीक है, और महाशिरा में भी अगर बात करें तो निचली महाशिरा। याद करिए, मैंने हृदय में आपको बताया था कि हमारे बॉडी में दो महाशिरा होती है, एक शरीर के नीचे वाले भाग से ब्लड को लेके आती है, एक शरीर के ऊपर वाले भाग
भाग से ब्लड को। जो शरीर के नीचे वाले भाग से ब्लड को लाती है उसको निचली महाशिरा या इंफीरियर वेना केवा, और जो शरीर के ऊपर वाले भाग से ब्लड को ले आती है उसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। तो ये जो है ये कौन सी है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, निचली महाशिरा, ठीक है। तो निचली महाशिरा जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाशिरा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे शिरा के बारे में बात। अब आइए बात करते हैं हम किसको, केशिकाओं के बारे में। तो केशिकाएं या जो कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं धमनी एवं शिरा के मध्य ब्रिज का कार्य करती है। ब्रिज मतलब पुल का कार्य करती है, ठीक है, ब्रिज का कार्य करती है। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कैसे, ठीक है। ये सपोज करिए हमारी क्या है, धमनी है, और ये है हमारी शिरा, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, धमनी, और ये हो गई हमारी शिरा। बीच में ये जो होंगी ये हमारी कैपिलरीज, ये जो हैं ये हमारी कैपिलरीज। ये हमारी हैं कैपिलरीज। ये क्या हैं, ये हैं केशिकाएं, ठीक है। और यहीं आपके होंगे क्या, यही जो भाग होगा यही होंगे आपके अंग। अंग यहीं पाए जाएंगे। यहाँ से ब्लड प्लस O2 आता है, ऑक्सीजन को लेके आता है, ये केशिकाओं को देता है। केशिकाएं किसको दे देती हैं, O2, अंगों को दे देती है, और अंगों से ले लेती हैं क्या, CO2, ठीक है। और ये जो है शिराओं को दे देता है, तो ब्लड प्लस CO2 शिराओं से होके पहुंच जाता है कहाँ, हृदय में, और ये हृदय से आता है, ठीक है। हृदय से ये ब्लड आता है, ठीक है। हृदय से धमनी द्वारा आएगा, केशिकाओं को दे दिया जाएगा, और ये केशिकाएं अंगों को दे देंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंग को, ठीक है। इधर अंग होंगे, और इनसे ऑक्सीजन क्या ले लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को शिरा को दे देती हैं। ये शिराएं पुनः कहाँ चली जाती हैं, ये चली जाती हैं, ये चली जाती हैं आपका ऑर्गन में, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ बच रही है आपकी वो है ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ब्लड प्रेशर, हेडिंग करेंगे ब्लड प्रेशर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रक्तचाप, ठीक है। तो देखिएगा ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में भी ये क्या है, ब्लड वेसल 3 प्रकार के हैं। तो ब्लड वेसल में ये धमनी है, आर्टरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं तो उसमें हम धमनी को लेते हैं। तो जब धमनियों में ब्लड बहेगा तो आपको पता है कि जब किसी भी पाइप में ब्लड या पानी फ्लो करता है तो पाइप की दीवारों पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। जब ब्लड बहेगा धमनियों पे तो उस पर एक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ब्लड भी जो है वो धमनी की दीवार पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर हम इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्र में यूनिट एरिया में माप ले लें तो यही होता हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि दाब जो होता है, दाब होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्लड द्वारा
ब्लड वेसल स्पेशली धमनी के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां, ब्लड द्वारा ब्लड वेसल, किस पे? ब्लड वेसल मुख्यतः धमनी के यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स या बल रक्त दाब या रक्त चाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एक सामान्य मनुष्य की अगर बात करें हम तो उसमें ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो अगर सामान्य मनुष्य की बात करें तो सामान्य मनुष्य में जो है में 120/80 मिलीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर पारे में, ठीक है, या इसको 60 में बोलते हैं मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य में जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब सपोज करिए अगर मैं बात करूं, ये 140/90 हो जाए। ठीक है, 120 से 120/80 से 140/90 हो जाए, या मैं यूं कहूं कि ये 100/70 हो जाए। ठीक है, या इससे कम हो जाए। ठीक है, तो जब 120/80 होता है तो ये होता है एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर 140/90, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाई बीपी। क्या बोलते हैं? हाई बीपी। और अगर 100/70 हो जाता है तो इसको हम कहते हैं लो बीपी। ठीक है, हाई बीपी का एक और नाम है हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरटेंशन। हाई बीपी का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। ठीक है, और लो बीपी का दूसरा नाम है हाइपोटेंशन। तो इसका क्या मतलब है? फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। सामान्य मनुष्य में जो बीपी होता है 120/80 मिलीमीटर पारे में होता है। अगर ये 140/90 हो जाए तो उसे हाई बीपी, 140/90 या इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, और अगर 120/80 से 100 या 170/80 या इससे कम हो जाए तो उसे लो बीपी या हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन कंडीशन में हम नमक पानी का घोल लेते हैं, नमक प्लस पानी का घोल लेकर इसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी ब्लड प्रेशर की। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को जो मापते हैं, मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, मापने का उपकरण, ब्लड प्रेशर को मापने का उपकरण, उसको हम कहते हैं रक्त दाब मापी। ठीक है, या इसी का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब मापी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये आंशिक दाब सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इट एक्ट ऑन द थ्योरी ऑफ पार्शियल प्रेशर थ्योरी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंशिक दाब सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज एंजियोलॉजी यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त को वाहिकाओं के बारे में, और ब्लड प्रेशर भी मैंने बता दिया। चूंकि ब्लड प्रेशर अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमने ना हार्ट पढ़ा था और ना ही क्या पढ़ा था, ना ही हमने पढ़ा था ब्लड वेसल।
आज हमने ये पढ़ लिया, इसलिए मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में भी बता दिया। ठीक है, ये आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।